स्वयं को जानिए। देतावाद न तो उदार है और न ही मानववादी है। हालांकि इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए कि देतावाद मानववाद विरोधी नहीं है। इसमें मानवीय अनुभव के विरुद्ध होने जैसी कोई बात नहीं है। यह सिर्फ ऐसा सोचता भर नहीं है कि ये अनुभव तात्विक रूप से मूल्यवान है। जब हमने 3 मुख्य मानववादी पंथों का सर्वेक्षण किया था तब हमने पूछा था कि इनमें से कौन सा अनुभव सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। बीथोवेन की 5वीं सिम्फनी को सुनना, चक बेरी को सुनना, नाती लड़की के दीक्षा गीत को सुनना या कामोन्माद से भरी मादा भेड़िया की पुकार को सुनना। देतावाद तर्क देगा कि यह पूरी की पूरी कोशिश की राह में भटकी हुई है, क्योंकि संगीत का मूल्यांकन उस डेटा के आधार पर किया जाना चाहिए जिसको वो धारण करता है, न कि उस अनुभव के आधार पर जिसको वो उत्पन्न करता है। उदाहरण के डेटावादी समझाए कि 5वीं सिम्फनी में नाती लड़की के दीक्षा गीत से ज़्यादा डेटा है, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्वर, संघातों और ध्वनियों का इस्तेमाल है और वह बहुत सारी सांगीतिक शैलियों के साथ संवाद करता है। नतीजतन 5वीं सिम्फनी की व्याख्या करने के लिए आपको ज़्यादा कंप्यूटेशनल शक्ति की ज़रूरत पड़ती है और ऐसा करते हुए आप ज़्यादा ज्ञान हासिल करते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार संगीत गणितीय बुनावट है। गणित प्रत्येक संगीत रचना का साथ ही किन्हीं भी 2 रचनाओं के बीच के संबंध का विवरण दे सकता है। इसलिए आप हर सिम्फनी, गीत और पुकार के ठीक ठीक डेटा मूल्य को माप सकते हैं और निर्धारित कर सकते हैं कि उनमें से कौन सबसे ज़्यादा समृद्ध है। जो अनुभव वे मनुष्यों या भेड़ियों में पैदा करते हैं वे वाकई मायने नहीं रखते। ये सही है कि पिछले लगभग 70,000 सालों से मानवीय अनुभव विश्व के सबसे ज़्यादा कारगर डेटा प्रोसेसिंग एल्गोरिदम रहे हैं। इसलिए इसका महिमा मंदन उचित ही किया गया है। लेकिन हम जल्द ही उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जब ये एल्गोरिदम पीछे छोड़ दिए जाएंगे और यहाँ तक कि वे बोझ तक बन सकते थे। सेपियन हजारों साल पहले अफ्रीका के सवाना में विकसित हुए और उनके एल्गोरिदम इस तरह बने ही नहीं है कि वे 21वीं सदी के डेटा प्रोसेस को बरत सकें। हम मानवीय डेटा प्रोसेसिंग प्रणाली को उन्नत रूप देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है ये काफ़ी न हो। इंटरनेट ऑफ ऑल थिंग्स जल्द ही एक ऐसा विपुल और तेज़ रफ्तार डेटा प्रवाह उत्पन्न कर सकता है जिसको प्रोन्नत मानवीय एल्गोरिदम तक बढ़ पाने में सक्षम नहीं होंगे। जब कारों ने घोड़ा गाड़ियों की जगह ले ली थी तो हमने घोड़ों को प्रोन्नत नहीं किया था, हमने उनको अलग कर दिया था। शायद होमोसेपियंस के साथ भी ऐसा ही कुछ किए जाने का वक्त आ गया है। डेटावाद मानवता के प्रति 2 चूक प्रयोजनमूलक रवैया अपनाती है, जिसके तहत वह मानवीय अनुभव के मूल्य की उनकी डेटा प्रोसेसिंग कार्यप्रणाली के मुताबिक आंकता है। अगर हम एक ऐसा एल्गोरिदम विकसित करते हैं जो यही काम बेहतर ढंग से करता है तो मानवीय अनुभव अपना मूल्य खो देंगे। इस तरह अगर हम सिर्फ टैक्सी ड्राइवर और डॉक्टरों को ही नहीं बल्कि वकीलों, कवियों और संगीतकारों को भी श्रेष्ठतर कंप्यूटर प्रोग्रामों से विस्थापित कर सकते हैं, तब अगर इन प्रोग्रामों में कोई चेतना या कोई व्यक्तिनिष्ठ अनुभव नहीं है तो हमें इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए। अगर कोई मानववादी मानवीय अनुभव की पवित्रता के प्रति भक्तिभाव दिखाने लगता है तो डेटावादी इस तरह के भावुकतापूर्ण पाखंड को नकार देगा। जिस अनुभव की आप प्रशंसा कर रहे हैं वो महज एक पुराना पड़ चुका जैव रासायनिक एल्गोरिदम है। 70,000 साल पहले अफ्रीकी सवाना में वो एल्गोरिदम आधुनिकतम हुआ करता था। 20वीं सदी तक में वह सेना के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए केंद्रीय महत्व रखता था, लेकिन जल्दी हमारे पास उससे बेहतर एल्गोरिदम होंगे। बॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों के जलवायु संबंधी दृश्यों में मनुष्यों का सामना एलियन आक्रमणकारी भेदों से होता है। ऐसे विद्रोही रोबोटों और सर्वज्ञ सुपर कंप्यूटरों से जो उनको मिटा देना चाहते हैं। मानव जाति मरणोन्मुख प्रतीत होती है, लेकिन एकदम आखिरी लम्हे में तमाम मुश्किलों से लड़ते हुए मानव जाति की जीत एक ऐसी चीज़ की बदौलत होती है जिसको वे एलियन, रोबोट और सुपर कंप्यूटर ना तो महसूस कर पाते हैं न उसकी था ले पाते हैं। प्रेम फिल्म का नायक जो अब तक सुपर कंप्यूटर द्वारा आसानी से उंगलियों पर नचाया जा रहा था और शैतानी रोबोटों की गोलियों से छलनी बनाया जा रहा था, अपनी प्रेयसी से प्रेरणा पाकर सर्वथा अप्रत्याशित एक ऐसी चाल चलती है जो हक्का बक्का मैट्रिक्स पर भारी पड़ती है। डेटावाद इस तरह की स्थितियों को निहायत हास्यास्पद पाता है। कमान वो हॉलीवुड के पटकथा लेखकों को झिझकता है, बस आपको इतना ही सूझ पाता है, प्रेम। और वो भी कोई आदर्शवादी ब्रह्मांडीय प्रेम नहीं बल्कि 2 स्तनधारियों के बीच का जिस्मानी आकर्षण। क्या आपको वाकई लगता है कि एक ऐसे सर्वज्ञ सुपर कंप्यूटर या एलियन जो समूची आकाशगंगा को जीतने की कोशिश में लगा हुआ है वो हार्मोनल आक्रमण से हक्का बक्का रह जाएगा?
मानवीय अनुभव को डेटा पैटर्न के बराबर पर रखते हुए डेटावाद प्रभुत्व और अर्थ के हमारे बुनियादी स्रोत को छीन कर देता है और एक भीषण मजहबी क्रांति का ऐलान करता है। वैसी क्रांति जैसी 18वीं सदी के बाद से नहीं हुई है। लाक, ह्यूम और वॉल्टेयर के ज़माने में मानववादी तर्क दिया करते थे कि ईश्वर मानव कल्पना की उपज है। डेटावाद आज मानववादी को उन्हीं की छड़ी से पीटता हुआ कहता है, हाँ, ईश्वर मानव कल्पना की उपज है, लेकिन स्वयं यह मानव कल्पना महज जैव रासायनिक एल्गोरिदम की उपज है। 18वीं सदी में मानववादियों ने देव केंद्रित विश्व दृष्टि की जगह मानव केंद्रित विश्व दृष्टि को अपनाते हुए ईश्वर को एक तरफ धकेल दिया था। डेटावादी क्रांति जाने में अगर एक दो सदियाँ नहीं डेटावादी क्रांति आने में अगर एक दो सदियाँ नहीं तो शायद कुछ दशक तो लगेगी, लेकिन मानववादी क्रांति भी रातों रात घटित नहीं हो गई थी। शुरू में मानववादियों ने ईश्वर में विश्वास करना जारी रखा था, जिसके पीछे उनका तर्क हुआ करता था कि मनुष्य इसलिए पवित्र है क्योंकि उसकी रचना किसी अलौकिक उद्देश्य से ईश्वर द्वारा की गई थी। बहुत बाद में जाकर कुछ लोगों ने यह कहने का साहस किया था कि मनुष्य की पवित्रता स्वयं उसके द्वारा कमाई गई है और ईश्वर का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। इसी तरह आज ज़्यादातर डेटावादी दावा करते हैं कि इंटरनेट ऑफ ऑल थिंग्स इसलिए पवित्र है क्योंकि इसकी रचना मनुष्य द्वारा उनकी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जा रही है, लेकिन अंततः इंटरनेट ऑफ ऑल थिंग्स अपनी दम पर पवित्र हो जाएगी। मानव केंद्रित विश्व दृष्टि से डेटा केंद्रित विश्व दृष्टि की ओर प्रस्थान महज एक दार्शनिक क्रांति नहीं है, यह एक व्यावहारिक क्रांति होगी। यह मानववादी विचार कि मनुष्य ने ईश्वर को ईजाद किया था इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके दूरगामी व्यावहारिक निहितार्थ थे। इसी तरह यह डेटावादी विचार की पुरानी एल्गोरिदम है, अपने दैनिक व्यावहारिक परिणामों की लिहाज से महत्वपूर्ण है। विचार दुनिया को तभी बदलते हैं जब वे हमारे व्यवहार को बदल देती है। प्राचीन बेबीलोन में जब लोग किसी मुश्किल धर्म संकट में फंस जाते थे तो वे रात के अंधेरे में स्थानीय देवालय के शीर्ष पर खड़े होकर आकाश का निरीक्षण करते थे। बेबीलोन वासियों का विश्वास था कि नक्षत्र उनकी नियति को नियंत्रित करते हैं और उनके भविष्य का पूर्वानुमान करते हैं। नक्षत्र को देखते हुए बेबीलोन वासी फैसला किया करते थे कि उनको विवाह करना चाहिए या नहीं, खेत जोतना चाहिए या नहीं और युद्ध लड़ना चाहिए या नहीं। उनके दार्शनिक विश्वास बेहद व्यापारिक प्रक्रियाओं से रूपांतरित होते थे। यहूदी धर्म या ईसाई जैसे बाइबल पर मजहब एक अलग ही कहानी कहते हैं। नक्षत्र झूठ बोलते हैं। जिस ईश्वर ने नक्षत्र की रचना की है उसने सारे सत्य को बाइबल में उजागर कर दिया है, इसलिए नक्षत्र का निरीक्षण करना बंद करो, इसकी जगह बाइबल पढ़ो। यह भी एक व्यापारिक सलाह थी। जब लोगों को यह समझ में नहीं आता था कि वे किससे विवाह करें, कौन सी आजीविका अपनाएं या युद्ध शुरू करें या न करें, तो वे बाइबल पढ़ते थे और उसके परामर्श का अनुसरण करते थे। इसके बाद मानवतावादी एक अलग ही कहानी लेकर आए। मनुष्य ने ईश्वर को ईजाद किया, बाइबल लिखी और फिर हजारों तरह से उसकी व्याख्या की। इसलिए मनुष्य ही सारे सत्य का स्रोत है। आप एक प्रेरणादायी मानवीय रचना है रूप में बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन वास्तव में आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी दुविधा में हैं तो अपने मन की बात सुनिए और अपने अंतरात्मा को आवाज़ का अनुसरण करिए। इसके बाद मानववाद ने इस बारे में विस्तार से व्यावहारिक निर्देश दिए कि अपने मन की बात को कैसे सुना जाना चाहिए, और इसके लिए उसने सूर्यास्त का नज़ारा देखने, केटे को पढ़ने, निजी डायरी लिखने, अच्छे मित्र के साथ अपनी भावनाओं में साझा करने और लोकतांत्रिक चुनाव कराने जैसी तकनीकों का परामर्श दिया। सदियों तक वैज्ञानिक भी इस मानववादी दर्शनों को स्वीकार करते रहे। जब भौतिकविद इस बारे में सोच विचार करते थे कि वे विवाह करें या न करें, तो वे भी सूर्यास्त का नज़ारा देखते थे और अपने अंतर्मन के साथ संपर्क स्थापित करते थे। जब रसायन शास्त्री इस बारे में सोच विचार करते थे कि वे किसी समस्याग्रस्त नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार करें या न करें, तो वे भी डायरियाँ लिखते थे और अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ अपनी भावना को साझा करते थे। जब जीव विज्ञानी इस बारे में बहस करते थे कि युद्ध छेड़ा जाए या नहीं, या किसी शांति संधि पर हस्ताक्षर किए जाए या नहीं, तो वे लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान करते हैं। जब मस्तिष्क विज्ञानी अपने आश्चर्य खोजों के बारे में पुस्तकें लिखते थे मस्तिष्क विज्ञानी अपनी आश्चर्यजनक खोजों के बारे में पुस्तक लिखते थे, तो वे अक्सर पुस्तक के पहले पन्ने पर गेटे का कोई प्रेरणादायी वाक्य उद्धृत करते थे। यह विज्ञान और मानववाद के बीच आधुनिक गठबंधन का आधार हुआ करता था, जो आधुनिक जांग और आधुनिक जीन के बीच के
बुद्धि और भावना के बीच के, प्रयोगशाला और संग्रहालय के बीच के, क्रमबद्ध उत्पादन और सुपरमार्केट के बीच के नाजुक संतुलन को बनाए रखता था। वैज्ञानिकों ने मानवीय अनुभूतियों का महिमा वंदन ही नहीं किया था, बल्कि ऐसा करने का एक शानदार विकासपरक तर्क भी ढूंढ लिया था। डार्विन के बाद जीव वैज्ञानिकों ने यह समझना शुरू कर दिया था कि अनुभूतियाँ वे पेचीदा एल्गोरिदम है जिसको विकास प्रक्रिया ने इसलिए धारदार बना दिया है कि ताकि प्राणी सही निर्णय ले सकें। हमारा प्रेम, हमारा भय और हमारे आवेग सिर्फ कविताएं रचने के काम आ सकने लायक कोई धुंधली आध्यात्मिक संगठनाएं नहीं है। इसकी बजाय ये लाखों वर्षों की व्यावहारिक प्रज्ञा के मर्म को धारण किए हुए है। जब आप बाइबिल पढ़ते हैं तो आप उन थोड़े से पादरियों और रब्बियों का परामर्श हासिल कर रहे होते हैं जो प्राचीन यरूशलेम में रहा करते थे। इसके विपरीत जब आप अपनी भावनाओं की बात सुनते हैं तो आप उस एल्गोरिदम के अनुसरण कर रहे होते हैं जिसको विकास प्रक्रिया ने लाखों सालों के दौरान विकसित किया था और जिसने प्राकृतिक वर्ण के कठोरतम गुणवत्ता नियंत्रण के परीक्षणों का सामना किया है। आपकी अनुभूतियाँ उन लाखों पूर्वजों की आवाज़ है जिनमें से प्रत्येक प्रयत्नपूर्ण एक निर्मम वातावरण में जीवित बना रहा था और प्रजनन करता रहा था। बेशक आपकी अनुभूतियाँ अचूक नहीं है, लेकिन वे राह अपने वाले दूसरे ज़्यादातर स्रोतों से बेहतर है। लाखों लाख वर्षों तक अनुभूतियाँ दुनिया के श्रेष्ठतम एल्गोरिदम हुआ करती थी। इसलिए कन्फ्यूशियस के ज़माने में, मोहम्मद या स्टालिन के ज़माने में लोगों को कन्फ्यूशियसवाद, इस्लाम या साम्यवाद की शिक्षाओं पर गौर करने की बजाय अपनी अनुभूतियों पर गौर करना चाहिए था। लेकिन 21वीं सदी की अनुभूतियाँ दुनिया के श्रेष्ठ एल्गोरिदम नहीं रह गई है। अब हम ऐसे उत्कृष्ट एल्गोरिदम विकसित कर रहे हैं जो अपूर्व कंप्यूटिंग शक्ति और भीमकाय डेटा भंडार का उपयोग करते हैं। गूगल और फेसबुक के एल्गोरिदम सिर्फ इतना भर नहीं जानते कि आप ठीक कैसा महसूस करते हैं, वे आपके बारे में असंख्य दूसरी ऐसी चीज़ें भी जानती है जिनका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। नतीजतन आपको अपनी अनुभूति पर कान देना बंद कर देना चाहिए और उनकी बजाय इन बाहरी एल्गोरिदमों की बातें सुननी चाहिए। जब एल्गोरिदमों को पहले से ही न सिर्फ इस बात की जानकारी हो कि हर व्यक्ति किस तरह मतदान करने वाला है, बल्कि उन अंतर्निहित स्नायुविक बजों को भी जानकारी हो कि क्यों एक डेमोक्रेट को वोट दूंगा जबकि दूसरा व्यक्ति रिपब्लिक को वोट देगा, तो फिर लोकतांत्रिक चुनाव करने का मतलब ही क्या रह जाता है। जहाँ मानववाद का आदेश था कि अपनी अनुभूतियों की बात सुनिए, वहीं डेटावाद अब आदेश देता है कि एल्गोरिदमों की बात सुनिए। वे जानते हैं कि आप ऐसा महसूस करते हैं। जब आप इस पर सोच विचार करते हैं कि किससे विवाह करें, कौन सी आजीविका के लिए कोशिश करें और युद्ध शुरू करें या ना करें, तो डेटावाद आपसे कहता है कि किसी ऊंची पहाड़ पर चढ़कर समुद्र की लहरों में अस्त होते सूरज का नज़ारा देखना समय की निहायत बर्बादी है। इस तरह किसी संग्रहालय का भ्रमण करना, निजी डायरी लिखना या अपने दोस्त के साथ अपनी भावनाओं को साझा करना भी उतना ही निस्सार है। हाँ, सही निर्णय लेने के लिए आपको स्वयं को बेहतर तरीके से तो जानना ही चाहिए, लेकिन अगर आप इस 21वीं सदी में खुद को जानना चाहते हैं तो इसके लिए ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने, किसी संग्रहालय में जाने या डॉक्टरी लिखने से बेहतर तरीके मौजूद हैं। आपके लिए पैसे कुछ व्यापारिक डेटावादी मार्गदर्शन। आप जानना चाहते हैं कि आप वाकई कौन हैं? डेटावाद पूछता है। तो पहाड़ों और संग्रहालयों के बारे में भूल जाइए। क्या आपने अपना डीएनए सीक्वेंस, उस क्रम को ज्ञात करना जिसमें न्यूक्लियोटाइड डीएनए से संयुक्त होते हैं, कराया है? नहीं। आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? जाइए और आज ही इसे करा डालिए और अपने दादी, नाना, नानी को भी राज़ी कराइए कि वे भी अपने डीएनए सीक्वेंस करा लें। उनका डेटा आपके लिए बहुत कीमती है और आपने इन जैव सांख्यिकीय उपकरणों के बारे में सुना है जो 24 घंटे आपका रक्तचाप और आपकी दिल की धड़कनों को मापते रहते हैं। अच्छा है, तो जाइए और एक ऐसा उपकरण खरीद लाइए, उसको पहन लीजिए और उसको अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर लीजिए। और जब आप खरीदारी कर रहे हो तो लगे हाथ एक मोबाइल कैमरा और माइक्रोफोन भी खरीद लीजिए। उस सब कुछ को रिकॉर्ड करिए जो आप करते हैं और उसको ऑनलाइन कर दीजिए। और गूगल और फेसबुक को छूट दीजिए कि वे आपके सारे ईमेल पढ़ सके, आपके सारे वार्तालापों और संदेशों पर निगरानी रख सके और अपने सारे लाइक्स और क्लिक्स मान एल्गोरिदम आपको बताएं कि आपको किससे विवाह करना चाहिए। लाइक्स और क्लिक्स का रिकॉर्ड रखिए। अगर आप यह सब करते हैं तो इंटरनेट
ऑफ ऑल थिंग्स के महान एल्गोरिदम आपको बताएं कि आपको किससे विवाह करना चाहिए, कौन सी आजीविका के लिए कोशिश करनी चाहिए और युद्ध शुरू करना चाहिए या नहीं। लेकिन ये सारे महान एल्गोरिदम आते कहाँ से? ये डेटावाद का रहस्य है। ठीक जिस तरह ईसाइयत के मुताबिक हम मनुष्य ईश्वर और उसकी योजना को नहीं समझ सकते, उसी तरह डेटावाद ऐलान करता है कि मानव मस्तिष्क नए विशारद एल्गोरिदम को था नहीं पा सकता। निश्चय ही फिलहाल एल्गोरिदमों का लेखन ज़्यादातर इंसानी हैकरों द्वारा किया जाता है, लेकिन वास्तविक महत्वपूर्ण एल्गोरिदम जैसे कि गूगल सर्च एल्गोरिदम विशाल समूह द्वारा विकसित किए गए हैं। इन समूह का हर सदस्य पहले के महज हिस्से को समझता है और एल्गोरिदम को अपनी समग्रता में वास्तव में कोई नहीं समझता। इसके अलावा यांत्रिक शिक्षण और कृत्रिम स्नायुविक तंत्रों के उदय के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एल्गोरिदम खुद व खुद विकसित हो रहे हैं, अपनी गुणवत्ता में वृद्धि कर रहे हैं और अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। वे अपनी गुणवत्ता में वृद्धि कर रहे हैं और अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। वे इतनी विपुल मात्रा में डेटा का विश्लेषण करते हैं कि उनको कोई मनुष्य समेट ही नहीं सकता और ऐसी क्रिया वीडियो को पहचानता तथा ऐसी रणनीतियाँ अपनाना सीख रहे हैं जो इंसानी दिमाग की पकड़ से परे हैं। बीज एल्गोरिदम भले शुरू में मनुष्य द्वारा विकसित किया जाता हो, लेकिन जैसे ही उसका विकास हो जाता है वैसे ही वो अपने रास्ते पर चलने लगता है और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसके पहले कोई मनुष्य नहीं गया था और जिसका अनुसरण कोई मनुष्य नहीं कर सका था। डेटा प्रवाह में एक तरंग। स्वाभाविक ही डेटावाद के अपने आलोचक और विधर्मी हैं। जैसा कि हमने अध्याय 3 में देखा, इसमें संदेह है कि जीवन को डेटा प्रवाह के सरलीकृत किया जा सकता है या नहीं। खासतौर से फिलहाल हम नहीं जानते कि डेटा प्रवाह चेतना और व्यक्तिनिष्ठ अनुभव की किस तरह और क्यों उत्पन्न कर सकेगा। हो सकता है आने वाले 20 वर्षों बाद हमारे पास इसकी कोई अच्छा व्याख्या हो, लेकिन यह भी मुमकिन है कि हमें पता चले कि प्राणी अंततः एल्गोरिदम नहीं है। यह बात भी उतनी संदेहास्पद है कि निर्णय लेना ही जीवन का मर्म है। डेटावाद के प्रभाव में जैविक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों ही निर्णय प्रक्रिया से आसक्त हो गए। मानव जीवन इतना ही है। लेकिन क्या ऐसा है? अनुभूतियाँ, भावनाएं और विचार निश्चय ही निर्णय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन क्या उनका इतना ही अर्थ है? डेटावाद निर्णय प्रक्रिया की उत्तरोत्तर बेहतर समझ हासिल कर रहा है, लेकिन यह भी मुमकिन है कि वह जीवन के बारे में टेढ़ा दृष्टिकोण अपना रहा हो। डेटावादी धर्म मत का आलोचनात्मक परीक्षण 21वीं सदी की सबसे बड़ी वैज्ञानिक चुनौती साबित नहीं हो सकती, बल्कि वह अत्यंत अनिवार्य राजनीतिक और आर्थिक मुहिम भी हो सकती है। जैविक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों के अध्येताओं को खुद से यह पूछना चाहिए कि जब हम जीवन को डेटा प्रोसेसिंग और निर्णय प्रक्रिया के रूप में समझते हैं, तब हम क्या कुछ खो देते हैं? क्या इस विश्व में ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसको डेटा में संकुचित न किया जा सकता हो? मान लीजिए कि अचेतन एल्गोरिदम सर्वज्ञात डेटा प्रोसेसिंग उद्यम में अंततः चेतना संपन्न बुद्धि को पीछे छोड़ देते हैं। तो ऐसे में चेतना संपन्न बुद्धि को श्रेष्ठतर अचेतन एल्गोरिदमों से विस्थापित करने पर अगर कोई क्षति होती है तो यह किस चीज़ की क्षति होगी? निश्चय ही अगर डेटावाद गलत भी है और प्राणी निरे एल्गोरिदम नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि यह स्थिति डेटावाद को दुनिया को हथियाने से रोक सके। पहले भी ऐसे बहुत से मजहब रहे हैं कि जिन्होंने अपनी तथ्यात्मक चूकों के बावजूद जबरदस्त लोकप्रियता और शक्ति हासिल की है। अगर ईसाइयत और साम्यवाद ऐसा कर सके तो डेटावाद क्यों नहीं कर सकता? डेटावाद की संभावना है तो विशेष रूप से उज्जवल है, क्योंकि फिलहाल यह तमाम वैज्ञानिक अनुसंधानों में फैल रहा है। एक संयुक्त वैज्ञानिक प्रतिमान आसानी से एक अकाट्य मताग्रह बन जा सकता है। किसी वैज्ञानिक प्रतिमान का खंडन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अभी तक समूची वैज्ञानिक व्यवस्था द्वारा कोई एक प्रतिमान अपनाया नहीं गया है। इसलिए किसी एक ज्ञान अनुशासन के अध्येता हमेशा बाहर से विधर्मी दृष्टिकोणों का आयात कर सकते थे, लेकिन अगर संगीत शास्त्री से लेकर जीव विज्ञानी तक हर कोई एक ही डेटावादी प्रतिमान का उपयोग करता है तो अंतर्ज्ञान अनुशासनात्मक आवाजाही इस प्रतिमान को और भी मजबूत बनाने का काम करेगी। नतीजतन अगर यह प्रतिमान त्रुटिपूर्ण भी हुआ तो भी इसके प्रति प्रतिरोध बरतना अत्यंत मुश्किल होगा। अगर डेटावाद दुनिया पर विजय पाने में सफल हो जाता है तो हम मनुष्यों का क्या होगा? शुरू में डेटावाद संभवतः स्वस्थ, सुख और सत्ता के मानववादी उपक्रमों को गति देगा। डेटावाद इन्हीं मानववादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के आश्वासन के साथ अपना प्रसार करता है।
अमरता, अलौकिक सुख और सृष्टि की रचना करने की दैवीय शक्ति को हासिल करने के लिए हमें मानव मस्तिष्क की क्षमता से बहुत परे की डेटा की अपरिमित मात्रा को प्रोसेस करने की ज़रूरत है। इससे डेटाबाद हमारे लिए यह काम करेगा, लेकिन जैसे ही एक बार की सत्ता मनुष्य के हाथों से निकलकर एल्गोरिदमों के हाथों में आ जाएगी, वैसे ही ये मानववादी मुहिम में अप्रासंगिक हो जाती है। एक बार जैसे ही हम डेटा केंद्रिक विश्व दृष्टि के पक्ष में मानव केंद्रिक विश्व दृष्टि को त्याग देते हैं, वैसे ही मनुष्य का आरोग्य और सुख बहुत कम महत्वपूर्ण चीज़ें प्रतीत होने लगता है। जब डेटा प्रोसेसिंग के कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ माडल पहले से ही उपलब्ध हो, तो डेटा प्रोसेसिंग की पुरानी पड़ चुकी मशीनों की परवाह क्यों की जाए। हम इंटरनेट ऑफ ऑल थिंग्स को इस उम्मीद में गढ़ने का उद्यम कर रहे हैं कि यह हमें स्वस्थ, सुखी और शक्तिशाली बना देगा, लेकिन जब इंटरनेट ऑफ ऑल थिंग्स काम करने लग जाएगा तो मनुष्य इंजीनियरों से चिप्स में फिर चिप्स से डेटा में सिकुड़ कर रह जा सकते हैं, और अंततः हम डेटा के तेज प्रवाह में उसी तरह घुल सकते हैं जिस तरह उफनती नदी में मिट्टी का एक ढेला गल जाता है। इस तरह डेटावादी होमोसेपियंस के साथ वैसा ही कुछ करने की धमकी पेश करता है जैसा होमोसेपियंस ने तमाम दूसरे प्राणियों के साथ किया है। समूचे इतिहास के दौरान मनुष्य ने भूमंडलीय तंत्र खड़े किया और हर चीज़ का मूल्यांकन उस तंत्र के भीतर उसकी भूमिका के आधार पर किया। यह चीज़ हजारों सालों से मनुष्य के अहंकार और पूर्वाग्रह को फुलाती आ रही है। चूँकि मनुष्य ने इस तंत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए इस तंत्र की उपलब्धियां का श्रेय लेना और स्वयं को सृष्टि के शिखर के रूप में देखना हमारे लिए आसान था। दूसरे सारे प्राणियों के जीवन और अनुभवों को कम करके आंका गया, क्योंकि उन्होंने बहुत कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जब भी किसी प्राणी ने किसी भी तरह की भूमिका निभाना बंद कर दिया तो वह विलुप्त हो गया। लेकिन जब हम मनुष्य इस तंत्र में अपना उपयोगितापरक महत्व खो देंगे तो हम पाएंगे कि हम अंततः सृष्टि के शिखर नहीं है। जिस पैमाने को हमने स्वयं प्रतिस्थापित किया था, वही पैमाना हमें उन मैमथों और चीन के उन नदी डाल्फिनों में शामिल होने के लिए अभिशप्त कर देगा जो गुमनामी के अंधेरे में खो चुके हैं। मुड़कर देखने पर मनुष्यता ब्रह्मांडीय डेटा प्रवाह में उठी एक छोटी सी तरंग साबित होगी। हम वास्तव में भविष्य का पूर्वानुमान नहीं कर सकते, क्योंकि प्रौद्योगिकी निश्चयात्मक नहीं है। एक ही प्रौद्योगिकी नितांत अलग अलग तरह है समाजों की रचना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए औद्योगिक क्रांति की प्रौद्योगिकी, रेले, बिजली, रेडियो, टेलीफोन का इस्तेमाल साम्यवादी, तानाशाही, फांसीवादी शासन तंत्र का उदारवादी लोकतंत्र की स्थापना के लिए किया जा सका। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को ही लें, इनकी पहुंच ठीक एक ही तरह की प्रौद्योगिकी तक थी, लेकिन इन्होंने एक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करने का चुनाव किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जैव प्रौद्योगिकी का उदय निश्चय ही दुनिया की सूरत बदल देगा, लेकिन यह चीज़ एक भी निश्चयात्मक नतीजे का आदेश नहीं देती। जितने भी परिदृश्य की रूपरेखा इस पुस्तक में प्रस्तुत की गई है उनको संभावनाओं की तरह देखा जाना चाहिए, भविष्यवाणी की तरह नहीं। अगर आपको इनमें कोई संभावना पसंद नहीं आती तो आपका उन तरीकों से सोचने और आचरण करने के लिए स्वागत है जो इन विशेष संभावनाओं को मूर्त रूप लेने से रोक सके। हालांकि नई तरीकों से सोचना और आचरण करना आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारे विचार और कर्म आमतौर से वर्तमान समय की विचारधारा और सामाजिक व्यवस्था से बाधित होते हैं। यह पुस्तक वर्तमान काल में अनुकूलनों की पकड़ को ढीला करने और अपने भविष्य के बारे में ज़्यादा कल्पनाशील ढंग से सोचने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से इस अनुकूलन की तहों में जाने की कोशिश करती है। किसी एक निश्चयात्मक परिदृश्य की भविष्यवाणी कर अपने ज्ञान की क्षितिजों की संकुल बनाने की बजाय यह पुस्तक का उद्देश्य इन क्षितिजों को और ज़्यादा विस्तार देना और हमें विकल्पों के एक अधिक व्यापक परिदृश्य के प्रति सजग बनाता है। जैसा कि मैंने बार बार रेखांकित किया है, वास्तव में कोई नहीं जानता कि 2050 में रोजगारी की मंदी, परिवार या पारिस्थितिकी शक्ल कैसे होगी, या दुनिया पर किन मजहबों, आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक संरचनाओं का वर्चस्व होगा। तब भी अपने ज्ञान के क्षितिजों का विस्तार हमें पहले से ज़्यादा संभ्रमित और निष्क्रिय बनाते हुए उल्टी प्रतिक्रिया कर सकता है। इतने सारे परिदृश्य और संभावनाओं के साथ हमें किस परिदृश्य या संभावना की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? दुनिया पहले की तुलना में बहुत तेज़ी से बदल रही है और हम डेटा की विचारों की, आश्वासनों और खतरों की विपुल बाढ़ के शिकार हैं। मनुष्य मुक्त बाजार के भीड़ की प्रज्ञा के और बाह्य एल्गोरिदम के पक्ष में अपनी प्रभुता को आंशिक तौर पर
इसलिए त्यागते चले जा रहे हैं क्योंकि हम डेटा की बाढ़ से निपट पाने में असमर्थ होते जा रहे हैं। अतीत में सेंसरशिप सूचना के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया करती थी। 21वीं सदी में सेंसरशिप लोगों को अप्रासंगिक सूचना की बाढ़ में डुबाने का काम कर रही है। हम जानते ही नहीं है कि हम किस चीज़ की ओर ध्यान दें और हम अक्सर अप्रासंगिक मसलों की छानबीन करने और उन पर बहस करने में अपना वक्त गंवाते रहते हैं। प्राचीन युगों में शक्तिशाली होने का अर्थ डेटा की पहुँच में होना होता था। आज शक्तिशाली होने का अर्थ यह जानना है कि किस चीज़ की उपेक्षा की जाए। इसलिए हमारी इस अराजक दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपना ध्यान किस चीज़ पर एकाग्र करना चाहिए। अगर हम महीनों के संदर्भ में सोचते होते तो हमारे लिए शायद मध्य पूर्व की उथल पुथल पर, यूरोप की शरणार्थी समस्या पर और चीनी अर्थव्यवस्था की मंद होती रफ्तार पर ध्यान देना बेहतर होता। अगर हम दशकों के संदर्भ में सोचते हैं तो भूमंडल के बढ़ते हुए ताप, बढ़ती हुई गैर बराबरी और आजीविका के कारोबार में खलल चिंता का विषय है। लेकिन अगर हम जीवन का बृहद परिप्रेक्ष्य अपनाते हैं तो दूसरी सारी समस्याएं और घटनाक्रम तीन आपस में जुड़ी प्रक्रियाओं के सामने फीके पड़ जाते हैं। एक, विज्ञान एक ऐसे सर्वव्यापी मताग्रह की ओर बढ़ रहा है जो कहता है कि प्राणी एल्गोरिदम है और जीवन डेटा प्रोसेसिंग है। 2, बुद्धि चेतना से जुड़ा हो रही है। 3, अचेतन किंतु अत्यंत बुद्धिमान एल्गोरिदम जल्दी ही हमको स्वयं हमसे बेहतर ढंग से समझने लग जाएंगे। ये तीन प्रक्रियाएं तीन केंद्रीय महत्व के सवाल खड़े करती हैं जो मुझे उम्मीद है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद लंबे समय तक आपके मन में बने रहेंगे। 1, क्या प्राणी वास्तव में महज एल्गोरिदम है और क्या जीवन वास्तव में महज डाटा प्रोसेसिंग है? 2, ज़्यादा मूल्यवान क्या है, बुद्धि या चेतना? 3, जब अचेतन किंतु अत्यंत बुद्धिमान एल्गोरिदम हमको स्वयं हमसे बेहतर ढंग से समझने लग जाएंगे तब समाज, राजनीति और दैनिक जीवन की क्या स्थिति होगी?